कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इतना ही नहीं, कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से भी कई दिक्कतें पैदा हो रही है। लेकिन अब भी कुछ लोग इस महामारी को हल्के में लेने की भूल कर रहे हैं। कुछ लोग आस्था के नाम पर कोरोना को दावत देते हैं, तो कुछ लोग शादी समारोह में भीड़ जुटा रहे हैं, तो कुछ बड़ी ही बेपरवाही से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना भाग जाएगा। महामारी पर आस्था भारी। जारी है लोगों की लापरवाही। कैसे थमेगी कोरोना लहर? भारत में कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन अब भी इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। सरकार और प्रशासन कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए लगातार काम कर रही है। इलाज की सुविधाओं में इजाफे के साथ साथ समय समय पर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन अब भी कुछ लोग लापरवाही का दामन छोड़ने को राजी नहीं है। अब भी कुछ लोग मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। आ बैल मुझे मार की कहावत इन जैसे लोगों पर बिल्कुल फिट बैठती है, जो लापरवाही से अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोरोना काल में सिस्टम से जनता का भरोसा उठ चुका है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ भगवान भरोसे है, वरना लोगों का ये हुजूम आस्था की चादर ओढ़े ऊपर वाले की शरण में नहीं जाता। तस्वीरें मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की हैं। यहाँ कोरोना गाइडलाइन पर आस्था भारी पड़ गई। गांव के एक शख्स को सपना आया कि मंदिर में देवी को जल चढ़ाने से कोरोना भाग जाएगा। फिर क्या था, कोरोना को दूर भगाने के लिए सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा गाजे बाजे के साथ अछरू माता मंदिर की ओर चल दिए। जो ये अभियान फैला है कोरोना वगैरह, वो इसे गिनती के लिए जा रहे मत जानो। तो दादा मंदिर तो बंद है, ऐसे में कहाँ यहाँ बैठे रहे दर्शन अपने परिक्रमा लगा, भजन पूजन का यहाँ बस। तो उससे कोरोना भाग जाएगा। भाग जा ना भाग। अरे बहुत भी शांति आदमी को तो बहुत शांति है, बहुत शांति है साहब हमारे यहाँ। को शांति की वजह से शांति हर तरह से शांति एक महीना से डाल रहे हैं। हम लोग जगदम्बा में जाएंगे, वहाँ से शांति रहेगी। कोई सड़क पर लेटकर मंदिर में माथा टेकने पहुंचा, तो कुछ लोग झुंड बनाकर मंदिर की ओर दौड़ लगाते नजर आए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को खबर लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी और ना ही लोगों के कदम रुके। महामारी पर आस्था भारी पड़ती नजर आई, जबकि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की हकीकत बताती है कि यहाँ कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। निवाड़ी जिले में अभी भी 325 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि इस जिले के पृथ्वीपुर के विधायक ब्रिजेंद्र सिंह राठौर की कुछ दिन पहले ही कोरोना से मौत हुई है। पूजा पाठ और ईश्वर में श्रद्धा से किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब होती है जब लोग आस्था में डूबकर कोरोना जैसी महामारी की अनदेखी करते हैं। ऐसे लोगों को समझना होगा कि कोरोना से बचाव ही कोरोना को हराने का मंत्र है। कोरोना को काबू में करने के लिए मध्य प्रदेश में कर्फ्यू लगाया गया है। पुलिस लगातार लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दे रही है, लेकिन ये सलाह
इस माँ बेटी को जरा भी रास नहीं आई। मास्क पहनने की हिदायत देने पर माँ बेटी भड़क गई और महिला पुलिसकर्मी से ही भिड़ गई। महिला पुलिसकर्मी से मारपीट की। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बिना मास्क पहने ये महिला पुलिसकर्मी को चांटे जड़ रही है। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जब मां बेटी से बगैर मास्क के बाहर घूमने की वजह जाननी चाहिए तो दोनों महिला पुलिसकर्मी के साथ उलझ गईं। पुलिस ने जब दोनों को थाने ले जाने की कोशिश की तो मां बेटी ने मिलकर विरोध करते हुए जमकर उत्पात मचाया। पुलिस ने दोनों पर अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ड्यूटी के दौरान हमारे थाने की महिला आरक्षक वहां पर ड्यूटी पर अपना कार्य कर रही थी। जो उस कार्य को करने के दौरान दो महिलाएं वहां पर आई और उन्होंने उनके साथ मारपीट और शासकीय ड्यूटी में बाधा पहुंचाई। इसके लिए उनको महिलाओं के विरुद्ध मुकदमा कायम कर विभिन्न धाराओं में इन दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बिहार से आए दिन ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। शादी समारोह में लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नालंदा से आई ये तस्वीरें इसकी तस्दीक भी करती हैं। देखिए कैसे एक शादी समारोह के दौरान राज्य सरकार की रोक के बावजूद डीजे की धुन पर बार बालाओं से ठुमके लगवाए गए। दिन के उजाले में रोक के बावजूद डीजे बजाया गया। बीच सड़क पर लोगों की भीड़ बार बालाओं का डांस देखती रही। युवाओं के साथ बच्चे भी मौजूद दिखे और डराने वाली बात यह कि ज्यादातर लोगों ने मास्क तक नहीं पहन रखा था। नवादा के रामपुर गांव में लॉकडाउन का उल्लंघन कर बार बालाओं के डांस की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस गांव पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार किसके आदेश पर शादी समारोह में लोगों की भीड़ जुटी थी? किसके आदेश पर दिन की रोशनी में खुलेआम डीजे बजाया जा रहा था? मध्य प्रदेश के भिंड में भी बिहार की ही तरह शादी समारोह में लोगों की भीड़ जुटी थी। लेकिन पुलिस ने कैसे इन बारातियों को मेंढक बनाया वो देखिए। यहाँ बारात में नाचने आए बारातियों को पुलिस ने सजा के तौर पर मेंढक बना दिया। इतना ही नहीं, सरेआम बीच सड़क पर मेंढक की तरह चलवाया भी। दरअसल शादी समारोह में करीबन 500 लोगों को निमंत्रण दिया गया था। पुलिस के पहुंचने पर 200 से अधिक लोग मिले। पुलिस को देखकर ये लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके कुछ लोगों को पकड़ लिया। बारातियों को भी पुलिस ने सजा के तौर पर मेंढक बनाया और कान पकड़कर सभी से उठक बैठक भी करवाई। इस मामले में पुलिस ने दूल्हा और टेंट मालिक पर एफआईआर दर्ज कर ली है। और अब बात उन लोगों की जो हमारे और आपके लिए अस्पतालों में संघर्ष कर रहे हैं। पीपी किट पहनकर बगैर कुछ खाए पिए 8-8, 9-9 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। और ऐसी ड्यूटी करने वाली मेडिकल टीम के लिए दिल्ली के 5 स्टार होटल अशोक की ओर से एक खास इंतजाम किया गया है। दिल्ली में एम्स और आरएमएल हॉस्पिटल में काम करने वाली मेडिकल टीम के लिए 5 स्टार रसोई में हर रोज पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना तैयार होता है। कोरोना वॉरियर्स मेडिकल टीम के लिए होटल अशोक हर रोज खाने की 500 थालियां तैयार करता है। कोरोना वॉरियर्स का 5 स्टार किचन। ये वॉरियर्स के लिए सजाई गई खाने की थालियां हैं। पालक और कॉर्न की सब्जी, छोले, चावल, सलाद, अचार और गुलाब जामुन। दिन रात कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए दिल्ली के 5 स्टार होटल अशोक में ऐसा ही पौष्टिक भोजन हर रोज तैयार किया जाता है। ये आईटीडीसी का होटल है
यानी कि सरकार के अंतर्गत ही आता है और यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स के लिए खाना तैयार किया जा रहा है और इसके बाद 2 अस्पतालों में, दिल्ली के सबसे बड़े 2 अस्पतालों में भेजा जाता है। एम्स और आरएमएल। हमारे साथ में अरविंद राय हैं जो अशोक होटल के चीफ शेफ हैं, जो बताएंगे कि किस तरीके से ध्यान रखा जाता है डॉक्टरों के लिए, नर्सेस के लिए या जो स्टाफ हैं अस्पताल के, उनके लिए जो खाना आप लोग बनाते हैं उस पर क्या खास ध्यान रखा जाता है। सर, हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि हम अपने अशोका होटल से खाना बना के जो कोरोना वॉरियर्स है उसके लिए खाना भेज रहे हैं। ये जो किचन में खाना बनाते हैं ये हमारा अलग किचन है। इसमें खास तौर से हाइजीन का, सैनिटेशन का ध्यान रखा जाता है। हमारा स्टाफ सुबह जल्दी आता है ताकि जल्दी खाना बनाने के लिए, ताकि खाना बन के फ्रेश और स्वस्थ खाना, साफ सुथरा खाना हमारे वॉरियर्स को खाना मिल सके। ये हम खाना दिखाना चाहूँगा आपको जो हमने आज बनाया है इनको सर्व करने के लिए। आज ये खाना है नवरत्न पुलाव, इसमें पुलाव है प्लस वेजिटेबल है, छोले रस में से चना है, ये पालक कॉर्न है, मीठा काला जामुन है ये, और सैलेड है इसके अंदर। देश के 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स और आरएमएल में काम करने वाली मेडिकल टीम के लिए अशोक होटल अपना अहम योगदान दे रहा है। हर रोज यहां कोरोना वॉरियर टीम के लिए खाना तैयार किया जाता है। खास बात ये कि जिस चीफ शेफ की निगरानी में कोरोना वॉरियर्स के लिए खाना बनाया जाता है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को भी लजीज खाना खिला चुके हैं। इसमें हमारे बिल क्लिंटन जी हैं, जर्मनी के चांसलर हैं, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन सबको हमने सर्व किया है। और जब भी बाहर के फॉरेन मिनिस्टर वगैरह आते हैं उनको हम लोग सर्व करते हैं। खाना हमारा अशोका से ही बनता है और ये सर्व होता है हैदराबाद हाउस में, जो कि ऑफिशियल प्लेस है इन सबको सर्विस करने के लिए। अशोक होटल के मैनेजर के मुताबिक यहाँ परंपरागत किचन के अलावा कोरोना वॉरियर्स के लिए अलग किचन है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। मेरे पीछे ये किचन अशोक होटल का मुख्य किचन है और यहाँ पर अशोक होटल में ठहरने वाले, आने वाले जो तमाम मेहमान हैं उनके लिए खाना बनाया जाता है। लेकिन अब दिखाने के लिए हम चलते हैं कोरोना वॉरियर्स का जो किचन है वो बिल्कुल सेपरेट है, उस किचन से बिल्कुल अलग बनाया गया है। यहाँ ये देखिए, ये किचन बिल्कुल अलग बनाया गया है। यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स के लिए खाना बनाया जाता है और इसके लिए स्टाफ भी बिल्कुल अलग रखा गया है। सुबह के 6 बजे से ही स्टाफ लग जाता है अपने काम में और लगभग 4 से 5 घंटे तक की मेहनत के बाद खाना तैयार किया जाता है। 500 पैकेट जो बंद पैकेट में भेजा जाता है दोनों अस्पतालों में। जो लोग काम करते हैं, हाइजीन का खास ख्याल रखा जाता है। 5 सितारा होटल अशोक में एम्स और आरएमएल के मेडिकल स्टाफ के लिए खाना बनाते वक्त साफ सफाई के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाता है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए किचन का स्टाफ मास्क, ग्लव्स और फेस शील्ड भी लगा कर रखता है। हर रोज 500 लोगों के लिए खाना बनाने में सुबह 6 बजे से काम शुरू करना पड़ता है। सारा खाना तैयार करके थालियों में पैक करने में करीब 4 घंटे का समय लगता है। ये बताइए कि क्या खास ख्याल रखते हैं किचन में? ये वीआईपी किचन है, यहाँ पे वीआईपी का खाना बनता है। ये स्पेशली सेपरेट सेक्शन बना है, मेन किचन से अलग है। यहाँ पे हम कोई वॉरियर के लिए खाना बनाते और वो बैंक्वेट में चले जाता हॉल में, कन्वेंशन हॉल में डिस्प्ले के लिए। अच्छा, कितना स्टाफ होगा इस जो 500 पैकेट बनाते हैं, कितना स्टाफ होगा आपके? प्रेजेंट मेरे पास 12-14 स्टाफ है अभी फिलहाल। हम कम स्टाफ बुलाते कि ज्यादा एक्सेस लोग बुला के भी फायदा नहीं है। जो मेन किचन है वहाँ पर अलग खाना बनता है गेस्ट के लिए और ये कोरोना वॉरियर्स के लिए सेपरेट किचन है, वीआईपी किचन है यहाँ पर। ये वीआईपी किचन है। वीआईपी किचन में उन लोगों को शामिल किया गया है जो कोरोना की इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। एम्स और आरएमएल हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ के लिए हर रोज अशोक होटल से 250 थालियां भेजी जा रही हैं। होटल मैनेजमेंट के मुताबिक कोरोना के मुश्किल दौर में मेडिकल टीम के लिए खाना तैयार करना उनकी ओर से इस संघर्ष में एक छोटा सा योगदान भी है और सुकून देने का जरिया भी। हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो हॉस्पिटल्स में डे इन डे आउट 24 आवर्स बेसिस पे लड़ रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं और अपनी लड़ाई उनकी जारी है। तो हम उस लड़ाई का पार्ट उनके साथ एक कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, इन द सेंस कि जब वो सुबह सुबह घर से निकलते हैं तो खाने का, क्योंकि लॉकडाउन है, बहुत सारी फैसिलिटीज रेस्ट्रिक्टेड हैं और कंस्ट्रेन्ड एक्टिविटीज हैं, तो हम अपना योगदान एटलीस्ट एक बहुत स्वच्छ खाना, एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में हाइजीनिकली पैक्ड
उनको उनके हॉस्पिटल तक मुहैया करा सकें। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अधीन आने वाले इस होटल में कोरोना वॉरियर्स की सेहत को देखते हुए मेन्यू तय किया जाता है, यानी ऐसा भोजन तैयार किया जाता है जो देर तक काम करने की ताकत दे और अलग अलग वैरायटी की वजह से स्वाद भी पूरा हो। दिल्ली के 5 स्टार होटल अशोक में कोरोना वॉरियर्स के लिए स्पेशल रसोई काम कर रही है, तो कोलकाता के सेवाश्रम ने कोरोना मरीजों के हित में पहली बार अपना ही नियम तोड़ दिया है। कोलकाता के गरिया इलाके में प्रतिष्ठित भारत सेवाश्रम संघ ने अपने परिसर में पहली बार मांसाहार भोजन पकाने की अनुमति दे दी है। सेवाश्रम संघ के आश्रम में बनी एक इमारत में जहां पूजा होती थी, वहां कोरोना पीड़ितों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। सेवाश्रम संघ के पूर्व छात्रों ने ही ये आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है। यहाँ के पूर्व छात्रों के मुताबिक इलाज करवा रहे कुछ कोरोना पीड़ितों के लिए प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, ऐसे में नॉनवेज खाना उपलब्ध कराना था। आइसोलेशन सेंटर के लोगों ने सेवाश्रम संघ के संतों से बात की, जिसके बाद आश्रम ने पहली बार अपने कैंपस में नॉनवेज भोजन तैयार करने की इजाजत दे दी। ऐसा मरीजों के स्वास्थ्य हित को देखते हुए किया गया है। इन लोगों का तो पूरा निरामिष है, मतलब कुछ नॉन वेज है, कुछ वेज है, कुछ नॉन वेज यहाँ आते नहीं है। लेकिन ये पेशेंट लोग के लिए इन लोगों ने मुझे नॉन वेज यहाँ लाने का भी परमिशन दे दिए हैं, पेशेंट को ठीक करने के लिए। कोरोना के खिलाफ हर तरह से योगदान और पूरी एकजुटता के दम पर ही हम वायरस के जरिए आने वाली किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। महामारी के खिलाफ कोई भी योगदान छोटा नहीं है। हर सकारात्मक कोशिश हमें कोरोना और इससे पैदा हुए मुश्किल हालात का सामना करने की हिम्मत देती है। इजराइल और फिलिस्तीनी उग्रवादी गुट हमास के बीच सीज फायर लागू हो गया है। इस संघर्ष विराम के ऐलान के बाद गाजा पट्टी में फिलहाल अमन है। गाजा पट्टी के इलाके में 11 दिनों में पहली बार चीख और मातम सुनाई नहीं दिया, बल्कि जश्न का शोर फिजा में फैल रहा है। दुनिया ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे थे और ताकतवर मुल्क 2 धड़ों में बंटना शुरू हो गए थे। बेशक इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुद इस सीज फायर को अपनी मंजूरी दी, लेकिन यहां की जमीनी हकीकत तो यह है कि यहां जंग की चिंगारी फिलहाल रेत के नीचे दबी सी है और एक मामूली सी भूल एक तबाही और बर्बादी की आग को फिर से ना कहीं भड़का दे। इससे पहले हम आपको गाजा पट्टी का ताजा सूरत हाल दिखाएं और बताएं, सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को एक नजर देख लीजिए और इस 10 साल की मासूम के रोते हुए अल्फाज सुन लीजिए। आंख खुश्क हो जाएगी और गला नम। I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. ये 10 साल की मासूम नादीन अब्दुल तैफ है। ये बदनसीब मासूम गाजा पट्टी के इलाके में रहती है और बीते 11 दिनों से आसमान से बरसती मौत को देखकर जब इसका दिल रो पड़ा तो किसी ने इसके रोते हुए आंसुओं को इसके अल्फाज के साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। I'm always sick. I'm always, I don't know. I can't do anything. See all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything anymore. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. शायद ये इस मासूम की आंख से बहते हुए आंसुओं की तासीर का असर ही है, जिसने गाजा पट्टी में लगी जंग की आग को और भड़कने से पहले ही रोक दिया। गाजा पट्टी में सीज फायर। हमले में मारे गए 232 फिलिस्तीनी।
हमास के खून के प्यासे इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों पर लगाम लगा ली, अपनी तोपों के मुंह बंद कर दिए और अपनी सेना को नरसंहार करने से रोक लिया। गाजा पट्टी पर सीज फायर का ऐलान कर दिया। जवाब में हमास ने भी इस फैसले पर अपनी रजामंदी जाहिर की और तबाही बर्बादी की इस खौफनाक तस्वीर को और भी ज्यादा बदनुमा होने से रोक लिया। أن يكون هناك فقط مجرد أن يتوقف إطلاق النار، هناك عدوان إسرائيلي يجب أن يتوقف. في اليومين الماضيين بدأت تتبلور مجموعة من الأفكار تقود إلى هذا الاتجاه. أستطيع القول أنه بدأ شكل من الاتفاق مع الوسطاء وليس مع الجانب الإسرائيلي أنه لابد من توقف العدوان الإسرائيلي في القدس، لابد من توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا بد أن يكون وقف الأعمال العسكرية متزامنا بين الطرفين. هذا التصور المبدئي لما وصلت إليه جهود الوساطة التي أعتقد أنها ربما इजराइल की कैबिनेट ने आपसी रजामंदी और बिना शर्त के सीज फायर के फैसले पर मुहर लगाई और उसके बाद हमास ने भी इस सुलह पर अपनी रजामंदी की तस्दीक कर दी। इस खबर के बाहर आते ही तबाही और बर्बादी के मलबे में तब्दील हो चुके गाजा में जश्न का माहौल नजर आने लगा। शुक्रवार की सुबह सूरज निकलते ही लोग अल अक्सा के परिसर में इकट्ठा होकर जश्न मनाते दिखे और जंग थमने की खुशी को उन्होंने अपने ही अंदाज में जाहिर किया। نحتفل الآن بهذا النصر، نحتفل الآن بهذا النصر ليسمع العالم لماذا نحتفل اليوم، لماذا نخرج فرحين مبتهجين، لأنه حدثت متغيرات كثيرة. أراد العدو الصهيوني أن يفرض وقائع في القدس والشيخ جراح وفي بلادنا فلسطين، فانتفضت فلسطين من بحرها. सीज फायर की घोषणा पूरी दुनिया के लिए राहत का सवेरा लेकर आई, क्योंकि इजराइल के हमले और हमास के जवाबी हमलों से हालात कुछ इस कदर नाजुक होने लगे थे कि इस जंग के विश्व युद्ध में बदलने की आशंका लगातार तेज होने लगी थी। दो देशों के इस जंग में तुर्की, रूस और अमेरिका के भी कूदने के आसार बनने लगे थे। हालांकि अमेरिका ने अब भी इजराइल के ही हक में खड़े रहने का खुलेआम ऐलान किया है। In his most recent call with Prime Minister Netanyahu yesterday, President Biden communicated that we continue to stand by Israel's right to defend itself, that we believe Israel is now in a position to begin winding down the conflict, and we expect a significant de-escalation to begin. In the hours and days ahead, we will continue to relentlessly push for peace. उधर संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत ने गाजा पट्टी में हुए संघर्ष को लेकर चीन के रुख को साफ किया। चीन के राजदूत ने कहा कि गाजा में खून खराबा किसी भी सूरत में रुकना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में वहां अमन बहाली का काम तेज करने की जरूरत है। 去10多天来，巴以冲突持续升级，处于近年来最严峻的状态。中方对形势发展表示严重关切，敦促国际社会采取紧急行动，结束当前危机，防止局势滑向全面失控。 इस बीच गाजा से कुछ राहत भरी खबरें तस्वीरों की शक्ल में सामने आई, क्योंकि इस जंग की वजह से करीब 58,000 फिलिस्तीनियों को अपने अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा। अब एक बार फिर वो शरणार्थी शिविरों को छोड़कर अपने अपने घरों की तरफ लौटते दिखाई दिए। صار ندبات ورا بعض ما عرفناش وين الدبك. الحين باب الدار مسكر علينا، بدنا نعرف وين الدبك، ما حدش عرف وين الدبك الا الدنيا حمرة تفش علينا. لما تفش حمرة الدنيا نحس الدول هيك تلقلقن فينا، وهالصغار يصرخ ويصوت، وش يكبر وش يصيح وش يصرخ. لما طلعنا لما صارت الدب القوية هنا। हालांकि इस सीज फायर के ऐलान से कुछ देर पहले तक इजराइल का रुख बेहद खतरनाक नजर आ रहा था, जिसकी झलक यहाँ के लोगों ने उसके हमलों की शक्ल में देखी। इजराइल ने गुरुवार की रात को गाजा पट्टी पर हवाई हमलों का सिलसिला जारी रखा और दावा किया जा रहा है कि इस हवाई हमले में भी कई जानें गई हैं।
और कई लोगों का खून बहा है। यह हमला उस वक्त हुआ जब मिस्र के नेता हमास के नेताओं के साथ मिलकर इस सीज फायर के समझौते के मसौदे को तैयार करने में लगे हुए थे। यह भी बताते चलें कि इस संघर्ष में अब तक 64 बच्चे, 38 महिलाओं समेत कम से कम 232 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1620 लोग घायल हुए हैं। उधर इजराइल का भी दावा है कि इजराइल ने अपने 20 लोगों को इस संघर्ष में खोया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारी दबाव के बाद इजराइल सीज फायर के लिए तैयार हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि मिस्र की मध्यस्थता के बाद यह समझौता हो सका। बाइडेन ने भी मिस्र की इस कोशिश की जमकर तारीफ की। You know, we've held intensive high-level discussions, hour by hour, literally. Egypt, the Palestinian Authority, and other Middle Eastern countries, with the aim of avoiding the sort of prolonged conflict we've seen in previous years when the hostilities have broken out. I extend my sincere gratitude to President al-Sisi and the senior Egyptian officials who played such a critical role in this diplomacy. इस सीज फायर की घोषणा के बाद दुनिया ने भले राहत की सांस ली हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह भी है कि इस इलाके में बेशक जंग के बादल छट गए, लेकिन आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं, क्योंकि इजराइल ने अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है कि अगर हमास की तरफ से फिर से कोई ऐसी हरकत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि ये जंग हमास से है। This is not a war between Israel and the people of Gaza. No. This is not a war between Israel and the Palestinians. This is a war only between Israel and Hamas. We will never apologize for defending our citizens. बहरहाल गाजा पट्टी में शुक्रवार की सुबह से कोई धमाका नहीं हुआ। अलबत्ता लोगों के जश्न मनाने की तस्वीरों ने सामने आकर ये राहत जरूर दे दी है कि जमीन के इस हिस्से में लगी जंग की आग शायद बुझ गई है, लेकिन अभी आग का धुआं पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। अब दुनिया की निगाह इसी तरफ लगी है कि किसी भी सूरत में ये आग फिर किसी वजह से न भड़क जाए, क्योंकि ऐसी सूरत में दुनिया तबाही की कगार पर पहुंच जाएगी। इजराइल की आक्रामकता के बावजूद हमास रॉकेट हमले जारी रखे हुए है। हमास इजराइल के शहरों को निशाना बनाते हुए अब तक 3000 से भी ज्यादा रॉकेट दाग चुका है, लेकिन इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम उसके रॉकेट को हवा में ही तबाह कर रहा है। आयरन डोम से 90% से ज्यादा रॉकेट को आग के गोलों में तब्दील कर दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या भारत को भी ऐसे ही रक्षा कवच की अब जरूरत है, या फिर भारत खुद में ही सक्षम है? इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह दुश्मन के रॉकेट और मॉर्टर को आसमान में ही तबाह कर देता है, इसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। आयरन डोम की मदद से इजराइल हमास की ओर से दागे गए 1500 रॉकेट को धूल चटा चुका है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से इजराइल अपने सैकड़ों नागरिकों की जान बचाने में कामयाब हुआ है। तो शायद यही वजह है कि करीब 90 लाख की आबादी वाले इस छोटे से देश इजराइल की ये रक्षा प्रणाली चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ये जो अभी अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है फिलिस्तीनियों और इजरायलीज के बीच में, आयरन डोम सुर्खियों में है। ये काफी कारगर सिद्ध हुआ है। अगर आप इसके जो पैम्फलेट्स देखें या इसके जो इसका लिटरेचर देखें, उसके मुताबिक ये 90% कामयाब है। दरअसल आयरन डोम को इजराइल की रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने बनाया है और ये 2011 से इजराइल की सेना में शामिल है। इजराइल लेबनान संघर्ष के दौरान आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट हमले किए थे। तब 2006 में इस तरह के एक एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने की बात रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने की थी। तो इसी के तहत इजराइल ने आयरन डोम को डेवलप किया, जिसकी वजह से हमास के हमले लगभग नाकाम किए जा रहे हैं।
आयरन डोम की जो एक्यूरेसी मानी जाती है वो हवाई हमले से, चाहे वो आर्टिलरी शेल हो चाहे वो मोटर्स हो, वो 90 to 93% एक्यूरेट है। सो अगर 100 बम 100 रॉकेट हमास ने छोड़े हैं तो उसमें से 90 to 95 के बीच के जो फिगर होगी वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं। इजराइल आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भारत को ऑफर कर चुका है, लेकिन जानकारों के मुताबिक भारत को इस तरह के सिस्टम की जरूरत नहीं है। दरअसल भारत चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। इसके अलावा भारत के पास पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अपनी तरफ आ रही 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों को भी भारत आसमान में नष्ट करने की सलाहियत रखता है। यही नहीं, भारत के पास इजराइल से हासिल किया गया एरो एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत इजराइल से बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए भी बातचीत कर रहा है। दोनों देशों के बीच इस मिसाइल के नेवी वर्जन को खरीदने के लिए साल 2018 में एक डील भी की गई थी। साथ ही भारत रूस से दुनिया का सबसे बेहतरीन माना जाने वाला एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 भी खरीद रहा है, जिसकी डिलीवरी इस साल के अंत तक हो जाएगी। इसमें दो राय नहीं कि हिंदुस्तान दुश्मन के हमलों से निपटने वाले रक्षा कवच खरीदने और तैयार करने पर तेजी से काम कर रहा है। इजराइल का आयरन डोम भी कारगर है और उसने अपनी मारक क्षमता को हमास के साथ मौजूदा संघर्ष में साबित भी किया है। लेकिन आयरन डोम की खरीद को लेकर भारत जल्दबाजी की मूड में नहीं है। पाकिस्तान और चीन से चुनौतियां तो हैं, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाने की तैयारियां भारत अपने स्तर पर जारी रखे हुए है।